हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम टीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके पहले मैंने प्रैक्टिस 1 करा दिया था। आज हम प्रैक्टिस 2 देखेंगे 125 क्वेश्चन का। अगर टाइम रहा तो पैसेज भी करेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो हम पैसेज को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। बाकी PDF मिलेगा तो आप पैसेज वगैरह कर लीजिएगा। टाइम रहा तो मैं पैसेज खुद ही सॉल्व करा दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम कोई चैनल को वॉच कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई डैश अवेयर ऑफ हिज इंटेंशंस आई वुड नेवर हैव ट्रस्टेड हिम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना है ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे जो आपका आएगा ना, ये कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 है, ठीक है। और जो बता रहा है अनरियल पास्ट सिचुएशन के बारे में बता रहा है। तो ये है ना कंडीशनल सेंटेंस का कि इफ़ वाला जो पोर्शन है, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर दूसरा वाला जो क्लॉज है वो किस में जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दूसरी वाली क्लॉज जाएगी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे देखिए वुड हैव आया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, तो यहाँ पे पहला वाला जो क्लॉज होगा इफ़ वाला क्लॉज वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो वॉज होगा नहीं, वुड हैव बीन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, हैड बीन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हैड यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है और बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, दी मैनेजमेंट हैज़ रिफ्यूज टू डैश टू द वर्कर्स डिमांड्स लीडिंग टू अ डेडलॉक। यहाँ पे हमें गिव ओवर, गिव इन या गिव अवे या गिव अप क्या लगाओगे आप, यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप कौन सा फ्रेजल वर्ब को यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है जो डिमांड्स के आगे झुकना या समझौता करने का मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब यहाँ पे क्या होगा, गिव ओवर, गिव इन, यानी कि डिमांड्स के आगे झुकना या समझौता करने का सेंस दे रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बी, गिव इन। गिव इन क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ब्स है ना गिव इन, इनका मतलब होता है टू एल्ड या सबमिट, यानी किसी मांग के आगे मान जाना, झुक जाना, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं गिव अप जो होता है त्याग देना, गिव अवे यानी कि गिव ओवर, ये दोनों अलग मीनिंग निकालता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गिव इन करेक्ट हो जाएगा, ओके। एक मिनट। नेक्स्ट पे आएंगे, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लैकोनिक। लैकोनिक का एंटोनिम वर्ड क्या होगा, लैकोनिक, कंसाइज, टर्ज, वर्बोस या पिथी। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूँ आपने क्या करना ना, आंसर तुरंत चूज कर लेना क्योंकि टाइम नहीं दूंगी मैं ज़्यादा। तो फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लैकोनिक। लैकोनिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, लैकोनिक मीन्स यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, ठीक है। मतलब वर्बोज यहाँ पे आप देखेंगे, लैकोनिक जो मतलब होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, मतलब संक्षिप्त, कम शब्दों में बोला जाने वाला। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो आपका वर्बोज हो जाएगा। वर्बोज मतलब ज़्यादा बोलने वाला, यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका बाकी कंसाइज, टर्ज, ये दोनों इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। कंसाइज, टर्ज, पीथी, ये तीनों इसके लैकोनिक के सिनोनिम्स हैं। यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा वर्बोज। नेक्स्ट पे आएंगे, इन शेक्सपियर 12th नाइट हु स्पीक्स द फेमस लाइन इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये लाइन कौन कहता है, टॉबी ब्लेच, मॉलवेलियो, ऑर्चिनो वियोला। ये कहता कौन है, ये स्टार्टिंग यानी कि बिगनिंग लाइन है। जब ये 12th नाइट स्टार्ट होता है तो ये स्टार्टिंग की लाइन है। कहता कौन है, तो ड्यूक ऑर्चिनो, 12th नाइट की लाइन है और ड्यूक ऑर्चिनो कहता है, ठीक है। ये ओपनिंग लाइन है, ठीक है, ध्यान रखना है। दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द प्ले स्पोकन बाय डी कॉर्सिनो एज ही पाइंस फॉर द लव ऑफ काउंटेस ओलिविया, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कैरेक्टर्स ऑफ हॉटस्पर एंड प्रिंस हॉल आर फॉइल्स टू ईच अदर इन विच ऑफ शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो कैरेक्टर हैं हॉटस्पर और प्रिंस हॉल के जो कैरेक्टर हैं, आर फॉइल्स टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए क्या है, फॉइल्स है। इन विच ऑफ शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेस, ये दोनों कैरेक्टर हमें कहाँ मिलेंगे, तो दोनों ही साहस करते हैं, दोनों ही लीड के अलग अलग रिप्रेजेंट हैं और दोनों ही दुश्मन हैं। ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, हमें ये बताना है। तो हेनरी 4th पार्ट 1 में मिलने वाले हैं ये दोनों, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज नॉट कंसिडर्ड अ लेक पोएट। इसमें बताना है कौन से लेक पोएट्स नहीं है। हमने कितनी बार इसको पढ़ लिया है, कौन से लेक पोएट्स नहीं है। तो लेक पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स हु आर लिव्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, तो मेन फिगर कौन है, मेन फिगर्स वर विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। लेकिन यहाँ पे कौन नहीं है, तो जॉन कीट्स वॉज अ प्रोमिनेंट सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट बट वॉज नॉट एसोसिएट विद दिस ग्रुप, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके जॉन कीट्स ये आपके नहीं हैं, मतलब इस ग्रुप के नहीं हैं, बाकी इनको सेकेंड जनरेशन का प्रोमिनेंट रोमांटिक पोएट माना जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हु टॉट यू फ्रेंच, इसको पैसिव में चेंज करना है। हु टॉट यू फ्रेंच, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए हु से जो स्टार्ट रहेगा इसको पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, बाय हुम में चेंज कर देंगे। ओके, हु का जो रहेगा उसको हम बाय हुम में चेंज करेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद आपका ये जो ऑब्जेक्ट है यू, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, देन उसके बाद अगला जो उसके बाद जो आएगा उसको एज इट इज़ रख देंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यही करेक्ट है, बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच। नेक्स्ट पे आएंगे, विच शेक्सपियरियन प्ले फीचर अ घोस्ट दैट क्राइज स्वेयर फ्रॉम बीनीथ द स्टेज। इसमें हमें बताना है तो किस शेक्सपियरियन प्ले का ये फीचर है, एक घोस्ट है जो चिल्लाता है, स्वेयर फ्रॉम बीनीथ द स्टेज के नीचे से वो चिल्लाता है। तो हैमलेट के एक्ट, आई थिंक एक्ट फर्स्ट सीन 5 में पिता का भूत होता है, हैमलेट के घोस्ट मतलब हैमलेट के फादर का घोस्ट होता है। ठीक है, एक्ट 1 सीन 5 में हैमलेट के फादर का घोस्ट होता है और वो कहने आता है जब सीन में, जब हैमलेट अपने दोस्तों से वो करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो जो कुछ देखें उसके बारे में चुप रहेंगे, बताएंगे नहीं, कसम खाएं। तो जो घोस्ट होता है वो स्टेज के नीचे से बार बार कह रहा है स्वेयर स्वेयर। ठीक है, यानी कि घोस्ट कहता है। तो ये फेमस स्टेज मतलब स्टेज डायरेक्शन के साथ आने वाली गूंजती हुई लाइन है। और ये जो सीन है ये हैमलेट में ही आता है, बहुत इजी पूछ लिया है। ठीक है, हैमलेट में। और कब आता है, एक्ट 1, ये जो सीन आता है ना एक्ट 1, तो ध्यान रखना है सीन 5 में आता है स्वेयर, जहाँ पे घोस्ट स्वेयर कहता है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ लिटरेरी डिवाइस वेयर अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल और द होल फॉर अ पार्ट इज नोन एज। तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सैनिक डॉकी है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सैनिक डॉकी फिगर ऑफ स्पीच है, वेयर अ पार्ट स्टैंड फॉर द होल, फॉर एग्जाम्पल ऑल हैंड्स ऑन डेक, वेयर हैंड्स रेफर टू द सेलर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। इसमें बताना है कि कहाँ पे एरर है आपके सेंटेंस में। तो ग्रामर आज की इजी है, वेरी इजी है आज की ग्रामर जो है वो बहुत इजी है। ठीक है, इक्का दुक्का आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मिलेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आज की जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ईजी है। मुझे तो लगता है कि ज़्यादा ही स्कोर आपका आना चाहिए। खैर ये रिवीजन के लिए है, ये जो प्रैक्टिस मैंने दिया है तो ये भी रिवीजन के लिए ही है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम टफ इसको करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर हिज कंटिन्यू सक्सेस आर हिज एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे क्या एरर है, ओके तो ध्यान रखना है वन ऑफ, अगर आपका वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, इधर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया। ठीक है, तो इनके बाद जो वर्ब उनके बाद जो नाउन आती है वो आपकी प्लूरल नाउन होती है और जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे आपका इज होना चाहिए नॉट आर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पार्ट में एरर पूछा था, तो आर हिज एबिलिटी टू अडेप्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, चूज द सिंगल वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब दिस फ्रेज, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे हमें बताना है, मतलब कोई पर्सन है जो भाषा के अध्ययन में क्या है, लैंग्वेज के स्टडी में वो क्या है, स्किल्ड है, दक्ष है जिसे बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे हम पॉलीग्लॉट बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर बोलेंगे, लिंग्विस्ट बोलेंगे, ओरेटर बोलेंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, कोई पर्सन जो भाषा यानी कि लैंग्वेज की स्टडी में स्किल्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट, यानी भाषा विज्ञान का एक्सपर्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज का वो एक्सपर्ट। और वहीं पे पॉलीग्लॉट क्या होता है, पॉलीग्लॉट वो होता है जो हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। ठीक है, जो कई भाषाएं बोलता हो उसे पॉलीग्लॉट बोलेंगे। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, कंपाइल्स डिक्शनरीज। ठीक है,
यानी कि जो डिक्शनरीज बनाता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहेंगे। ओरेटर क्या होता है? स्पीच देने वाला। और एन ओरेटर इज अ स्किल्ड पब्लिक स्पीकर। तो यहाँ पे आपका लिंग्विस्ट इज करेक्ट। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन सर्व्स एज द प्राइमरी सेटिंग फॉर विच ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज। हमें बताना है यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है ये सर्व किया गया एज द प्राइमरी सेटिंग फॉर विच ऑफ शेक्सपियर कॉमेडीज। शेक्सपियर की किस कॉमेडी में? वेरी इजी। तो एज यू लाइक इट में कहाँ पे हमें मिलेगा ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन? तो एज यू लाइक इट में हमें मिलता है। ठीक है, तो प्ले का जो बड़ा पार्ट है वो इसी जंगल में घटता है जहाँ कई कैरेक्टर क्या होते हैं आके शरण लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। मतलब जहाँ पे क्या होता है वेयर मच ऑफ द प्लेज एक्शन एंड रोमांटिक इंटेंगलमेंट अनफोल्ड। ठीक है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, बहुत ईजी है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है यहाँ पे सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका मेटाफर हो जाएगा, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रेजुलेशन और कंक्लूजन ऑफ ए स्टोरीज प्लॉट? इसे हम क्या कहेंगे? कहानी के प्लॉट का वो पार्ट जहाँ सारी उलझनों का समाधान होता है, यानी कि सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? और कहानी अपने कंक्लूज़न पर पहुँचती है तो उसे हम लिटरेरी डिक्शनरी में क्या कहेंगे? एक्सपोजिशन, क्लाइमेक्स, डिनोमेंट, राइजिंग एक्शन, ये बताना है। ओके, तो ध्यान रखना है, उसे हम क्या कहेंगे? डिनोमेंट। ठीक है, डिनोमेंट ये एक फ्रेंच वर्ड है मीनिंग टू अनटाई, यानी कि इज द फाइनल पार्ट ऑफ द नरेटिव प्लॉट स्ट्रक्चर वेयर द कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व्ड एंड द स्टोरी इज ब्रॉट टू अ क्लोज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे ये जो डिनोमेंट होता है ना, ये कहानी का वो पार्ट होता है ना जहाँ सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है और कहानी अपने निष्कर्ष पर पहुँचती है। ठीक है, तो उसे हम लिटरेरी डिक्शनरी में डिनोमेंट बोलते हैं या तो रेजुलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, या तो रेजुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी एक्सपोजिशन क्या होता है? तो ये ध्यान रखेंगे, एक्सपोजिशन जो होता है ना, ये ना इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि प्ले का जो इंट्रोडक्शन है, जैसे कोई स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है तो प्ले का ये इंट्रोडक्शन होता है, प्ले के बारे में बताता है। राइजिंग एक्शन क्या होता है? ये जो प्ले है ना धीरे धीरे अपनी घटना यानी कि सीरीज जो क्लाइमेक्स तक लेके जाता है, यहाँ पे क्लाइमेक्स होता है तो राइजिंग एक्शन, धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है जो क्लाइमेक्स तक पहुँचती है। ठीक है, वो आपका क्या होता है? राइजिंग एक्शन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद स्टोरी पहुँच जाती है किस पे? क्लाइमेक्स पे। क्लाइमेक्स क्या होता है? जो आपका ड्रामेटिक पॉइंट होता है, यहाँ पे स्टोरी पहुँच जाती है। देन यहाँ फॉलोइंग एक्शन हो जाता है, स्टोरी थोड़ा यहाँ से क्लाइमेक्स से स्टोरी अपने फॉलोइंग एक्शन में आ जाती है, फिर डिनोमेंट पे पहुंच जाती है। तो ये था। ठीक है, ध्यान रखना है। जॉन मिल्टन सर्व्ड एज द लैटिन सेक्रेटरी टू द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट अंडर। तो ये भी इजी है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। देखिए, जो 2022 से तैयारी अच्छे से कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये पेपर वो तो कह रहे हैं ना फाड़ के रख देंगे, इस टाइप का पेपर है। ऐसे पेपर आ गए तो आप पक्का पा जाओगे नंबर पूरे के पूरे। जो 2022 से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, जो लगे हैं उनके लिए तो बहुत इजी होगा, वेरी इजी। चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, ध्यान रखना है, लैटिन सेक्रेटरी थे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। इसमें बताना है कि कहाँ पे आपकी एरर है। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट द जज सेंटेंस द बॉय टू द 3 month इन अ जुवेनाइल फैसिलिटी। हमें बताना है कहाँ पे एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है हैविंग बीन फाउंड द गिल्टी ऑफ द थेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जो फ्रेज़ है ना, ये जो फ्रेज़ है ये बता रहा है उस पर्सन के बारे में बता रहा है जो दोषी पाया गया है, और इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट क्या आ गया? द जज। द जज तुरंत आ गया, जो कि यहाँ पे सेंस क्या है? गलत है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है हैविंग बीन फाउंड द गिल्टी ऑफ द थेफ्ट। चोरी का उसको मतलब चोरी के बारे में उसको पता चलने के बाद जज ने क्या किया? सेंटेंस द बॉय टू 3 month। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्या आना चाहिए था कि मतलब किसने चोरी की, किसको पकड़ा गया, यही होना चाहिए ना। तो हालांकि ये पहले ही पार्ट में एरर है, यहाँ पे हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट द बॉय होना चाहिए था, यहाँ पे द बॉय होना चाहिए था, और द बॉय यहाँ पे आया है। तुरंत जज ऐसा लग रहा है कि जज को ही पाया गया है गिल्टी, लेकिन जज ने क्या किया है? जज ने तो सज़ा दी है, किसे? बॉय को दिया है। तो यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे एरर था।
तो ये इस एरर को हम जानते क्या कहते हैं, ये जो सेंटेंस है ना ये डैंगलिंग बोलते हैं, डैंगलिंग पार्टिसिपल की यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिसे हम मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। या डैंगलिंग मॉडिफायर भी कहते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाता है, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ना, जो मेन जिसके बारे में बातें होती है ना, वो दूसरे वाले क्लॉज में या दूसरे वाले में शिफ्ट हो जाता है, कहीं और शिफ्ट हो जाता है जिसके बारे में बात हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है, तो यहाँ पे हमें बताना है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो सेपारेट, सेपारेट इस तरह याद रख सकते हो तो याद हो जाएगा। सेपारेट मतलब याद कर सकते हो सेपारेट करके, और सेपरेट की स्पेलिंग यही है। सेपा आप आसानी से लिख लोगे, फिर रेट आसानी से लिख लोगे, तो ये ध्यान रखना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। Find the error in the following sentence. The committee have issued its report which highlights several discrepancies in the financial record. तो यहाँ पे हमें बताना है किस पार्ट में एरर है, तो कमेटी वाला कुछ ज़्यादा ही है, मुझे लग रहा है आ जाएगा इस बार कमेटी वाला ही क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है, देखिए यहाँ पे हैव दिया है और यहाँ पे इट्स दिया है, तो गड़बड़ तो है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए ये हमें बताना है, किस पार्ट में एरर है। जब यहाँ पे इट्स दिया है तो हमको लगता है यहीं पे एरर होना चाहिए, कमेटी हैज़ होना चाहिए, क्योंकि आगे यहाँ पे मतलब आगे यहाँ पे सिंगुलर दे दिया है, तो या तो भाई अगर ये हैव दिया है तो या तो यहाँ पे दियर होना चाहिए था, और अगर यहाँ पे इट्स है तो यहाँ पे आपका हैज़ होना चाहिए। तो ए पार्ट में हम जाएंगे, क्योंकि कमेटी यहाँ पे सिंगुलर, एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल बॉडी माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ होना चाहिए हैव इशू की जगह पे। ठीक है, ग्रामर में कंसिस्टेंसी की कमी होती है, या तो कमेटी हैज़ इशू इट्स रिपोर्ट हो जाएगा, या तो कमेटी हैव इशू देयर रिपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हैज़ होना चाहिए, द कमेटी हैज़ इशू। क्या कह रहा, कमेटी हैज़ इशू इट्स रिपोर्ट विच हाईलाइट सेवरल डिस्क्रिपेंसी इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हैज़ आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन। ही इज़ इनडिफरेंट डैश प्रेज एंड ब्लेम अलाइक। तो इनडिफरेंट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, तो ध्यान रखना है डिफरेंट फ्रॉम होता है, इनडिफरेंट टू होता है। जब भी आपका आए ना डिफरेंट फ्रॉम, इनडिफरेंट टू, तो इनडिफरेंट टू प्रेज एंड ब्लेम, तो यहाँ पे आपका सी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ फेमस लूसी पोएम्स आर अ सीरीज ऑफ 5 पोएम्स अबाउट। तो वर्ड्सवर्थ की जो फेमस लूसी पोएम है ये 5 पोएम्स की सीरीज है, किसके बारे में है, उनकी बहन डोरोथी, उनकी वाइफ मैरी हचिनसन की एक फिक्शनल या एनिग्मेटिक फीमेल फिगर है उनकी, या पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर है, क्या है ये लूसी है कौन, तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है उनकी, ऐसा नहीं कि कोई एग्जिस्टेंस है। कोई कहता है कि डोरोथी है, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि डोरोथी है, भाई अपना अपना सब अनुमान लगाते हैं। किसी का कहना है कि मैरी होंगी, और जब नहीं कुछ मिला तो इन्हें क्या बना दिया गया कि एक फिक्शनल कैरेक्टर होगी, ये इनकी आइडियलाइज एनिग्मेटिक फीमेल कोई फिगर होगी, फिक्शनल फीमेल फिगर होगी, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये लूसी है कौन, मिस्ट्री है, जिस तरह डार्क लेडी मिस्ट्री है। ठीक है, द कोट है फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन इज फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर प्लेस, तो ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा हैमलेट। हैमलेट में है और हैमलेट की ही सोलियो की है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एफेमेरल। एफेमेरल की मीनिंग हमें बतानी है। एफेमेरल मतलब क्या होता है, क्षणिक, मोमेंटम, आप बोल सकते हो ट्रांजिएंट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीन्स फ्लिटिंग, ट्रांजिटरी या शॉर्ट लिव्ड, आप इसे बोल सकते हो शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज़ मोमेंटम। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। अच्छा, ये जो लाइनें हैं ना, ये किस एक्ट और सीन में बोला जाता है, ये हैमलेट की ना, मुझे लगता है ये हैमलेट की फर्स्ट सोलिलो की है क्या, एक्ट फर्स्ट सीन 2 में है, जहाँ पे वो क्या करता है, अपनी नफ़रत को मतलब अपनी नफ़रत को एक्सप्रेस करता है अपनी मदर की हेस्टी मैरिज की वजह से टू हिज अंकल। नेक्स्ट पे आएंगे, जॉन गोल्सवर्दी वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन विच ईयर। और जॉन गोल्सवर्दी का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ना हो, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है ना। तो 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। ये जितना इजी है, वेरी इजी है, और उतनी बार ही पूछा ही जाता है, तो इसको रखना ज़रूरी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1932 इज़ करेक्ट। ओके ओके, चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब फ्रेज द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन
आर रिवीविंग पास्ट इवेंट्स। तो हमें बताना है इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि जो भूतकाल यानी कि पास्ट की घटनाओं का रिव्यू करना, लुक बैक देखना, पास्ट की घटनाओं को देखना, उसे हम इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, स्पेकुलेशन या सर्कमस्पेक्शन क्या कहेंगे, पास्ट की घटनाओं को देखना। ठीक है, तो देखना इसको क्या बोलेंगे, रेट्रोस्पेक्शन। इंट्रो हो गया अपना, इंट्रोस्पेक्शन जो होता है ना ये आत्मनिरीक्षण होता है, जहाँ आप अपने अंदर देखते हो, अपने विचारों, अपने भावनाओं को देखते हो। इंट्रो से ना इनर याद रखना, तो ये इंट्रोस्पेक्शन हो गया। रेट्रोस्पेक्शन क्या होता है, रेट्रोस्पेक्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भूतकालीन घटनाओं का क्या करता है, मतलब देखता है, रिव्यू करता है, रेट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो रेट्रो है ना, ये लैटिन वर्ड है बैकवर्ड। रेट्रो मतलब ही होता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। रेट्रो अगर हम लैटिन में बात करें तो बैकवर्ड यानी कि पीछे वाली चीज़ें देखता है, पीछे वाली चीज़ों का, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी नहीं आ रहा है, पीछे वाली चीज़ का ये पुनरावलोकन करता, कुछ इस तरह। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है स्पेक्शन यानी कि स्पेशियर। तो स्पेक्शन से स्पेशियर याद रखना, यानी कि टू लुक देखना। तो बैकवर्ड पीछे देखना, यानी कि पीछे देखना मतलब पास्ट की घटनाओं को देखना। इज द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक ऑन द पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन दोनों पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोस्पेक्शन जो खुद के अपने भावनाओं के, अपने विचारों को देखता है, आत्मनिरीक्षण कहा जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग एन एरर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर हिज कोर्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी बार ये पढ़ाया है, ये भी देखिए, जितना बार ये पढ़ोगे उतनी बार ही आएगा, आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दी नंबर है, आ नंबर है, कितनी बार पढ़ाया, दी नंबर हो गया, आ नंबर हो गया। तो इनके बाद जो नाउन आते हैं, ठीक है, दी नंबर ऐसे बता दे रही हूँ, दी नंबर हो गया, दी नंबर ऑफ हो गया या आ नंबर ऑफ हो गया। इनके बाद नाउन तो सेम आएंगे, नाउन या प्रोनाउन आएंगे, प्लूरल ही आएंगे, लेकिन दा नंबर के साथ आपका जो वर्ब आएगा ना वो सिंगुलर आएगा, और आ नंबर के साथ आपका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। बस इतना ही फ़र्क था। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ तक सही है, हु हैव आया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हैज़। इसका मतलब किस में गलती है, किस में गलती है आपकी, बी नहीं सी में गलती है, नहीं हु हैव यहाँ तक तो करेक्ट है, ये वाली में गलती है, ये वाली में, सॉरी यहाँ पे आपका तो करेक्ट है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ये करेक्ट है हैव। यहाँ पे गलती है, यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, ऑप्टेड फॉर हिज कोर्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे आपका इज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दी नंबर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा हो गया, नंबर हो गया सब्जेक्ट हमारा, स्टूडेंट थोड़ी ना हो गया। यहाँ पे ऑफ लग गया, ये तो ऑब्जेक्ट में आ गया, हमारा नंबर ही हमारा सब्जेक्ट है। तो देयरफॉर द वर्ब शुड बी सिंगुलर, इज इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सही है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो हैव इज करेक्ट। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग वन सिस्टर इज नोन। ठीक है, तो द एक्ट ऑफ किलिंग वन सिस्टर इज नोन एज, तो अपनी ही बहन की हत्या करना, इसे क्या बोलते हैं। देखिए, मैट्रिसाइड मतलब माँ की हत्या, और इन्फेंटिसाइड मतलब जो शिशु की हत्या होती है उसे बोला जाता है। ठीक है, एंड अग्जोरिसाइड मतलब क्या होता है, पत्नी की हत्या। ठीक है, अग्जोरिसाइड। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सरोरिसाइड हो जाएगा। सरोरिसाइड इज करेक्ट, क्योंकि आप देखोगे सरोर, SOROR, सरोर मतलब सिस्टर। अगर हम इसके रूट वर्ड की बात करें, लैटिन में हमें सरोर बोला जाता है, और इसका मतलब होता है सिस्टर। बाकी साइड तो आपको पता ही है, साइड मतलब किलिंग करना, या सीधा आ जाएगा तो सीधा मतलब किलर। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो अकोमोडेशन में क्या होता है, डबल सी आता है, डबल एम आता है, इतना ध्यान रखना है। अकोमोडेशन में द वर्ड हैज़ डबल सी एंड डबल एम, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डबल सी डबल एम, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बुके। बुके की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी ये बताना है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, बुके, ये बुके कहाँ से आया है ना, फ्रेंच से आया है, फूलों का गुच्छा जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे BOU,
QUET, ये ध्यान रखना QUET। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली? इंडिस्पेंसिबल। इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इंडिस्पेंसिबल मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी हो, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसकी जो दिस इज़ द, यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, इजी है ये, इन लगा दिया, ये तो हो गया आपका प्रीफिक्स। फिर डिस्पेंसिबल, डिस्पेन, PEN, पेन, सेबल, SABLE, ये हो गया इंडिस्पेंसेबल, SABLE, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इंडिस्पेंसेबल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका D इज करेक्ट। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर दैन, एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रस्ड आउट। इसको ना क्या करना है ना, एज सुन एज को हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो एज सुन एज का जब भी ट्रांसफॉर्म होगा, या इसका नेगेटिव पूछ ले तब भी आप नो सूनर में चेंज करोगे, या इसका ट्रांसफॉर्म ही पूछ ले कि इसको चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, तब भी आपको क्या करना है, नो सूनर में चेंज करना है। जब आपका एज सुन एज वाला आ जाएगा तो इसको आप नो सूनर में चेंज करोगे। तो नो सूनर का कैसे याद रखोगे? नो सूनर, इतना स्ट्रक्चर याद रखना है, हालांकि पढ़ चुके होंगे बहुत बार। तो नो सूनर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यानी कि डिड या हैड, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन इसका जो पेयर बनेगा ना नो सूनर का, वो देन से बनेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नो सूनर वाला, B इज करेक्ट। नो सूनर डिड द बेल रिंग दैन द स्टूडेंट्स रस्ड आउट। तो यहाँ पे दैन का सही है, डिड आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सब यहाँ पे आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये भी करेक्ट हो सकता था, बट यहाँ पे देन लगा दिया है इसलिए इनकरेक्ट हो गया। चलिए बी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए जब भी आए ना एज सुन एज, नो सूनर, यानी कि एज सुन एज पूछा जाए ना कि एज सुन एज का ट्रांसफॉर्म करना है तो आप नो सूनर में चेंज करोगे। उसी तरह नो सूनर का भी पूछ सकता है कि नो सूनर का पॉजिटिव करना है तो आप एज सुन एज में करोगे, या ट्रांसफॉर्म करना है तब भी आप एज सुन एज में करोगे। आयरिन इज़ द ट्रेजिक फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन विच गर्ल्स वर्दी वर्क। तो आयरिन जो ये एक ट्रेजिक फीमेल कैरेक्टर है और प्रोटैगनिस्ट है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, गर्ल्स वर्दी के किस वर्क में हमें मिलती है ये, ठीक है, हमें बताना है। तो आयरिन जो है ना, ये ध्यान रखना है, आयरिन जो है फोरसाइट इज द सेंट्रल एनिग्मेटिक एंड ट्रेजिक ब्यूटी हुज एन हैप्पी मैरिज टू सोम्स फोरसाइट। तो ये आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की कैरेक्टर है। ये फोरसाइट सागा का जो फर्स्ट पार्ट है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, उसी में आयरिन और सोम्स फोरसाइट दोनों को दिखाया जाता है। अ सोनेट कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑक्टेव एंड अ सस्टेट इज नोन एज। एक सोनेट है जिसमें आपको ऑक्टेव भी मिलेगा, जिसमें आपको सस्टेट भी मिलेगा, वो कौन सा सोनेट जाना जाता है? शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन, पेट्रार्कन या मिल्टोनिक, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भाई? जिसमें ऑक्टेव हो, जिसमें सस्टेट हो, 8 लाइन की ऑक्टेव 6 लाइन की सस्टेट, वो किस में है? पेट्रार्कन सोनेट में है, जिन्हें हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, इटालियन सोनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी आप यहाँ पे शेक्सपियरियन सोनेट में आप जानते ही हो 3 क्वार्टरन है और एक कंक्लूडिंग कपलेट है 2 लाइन की। स्पेंसरियन सोनेट जो होता है, स्पेंसरियन सोनेट में भी आपके होता है, ध्यान रखना है, इसमें भी 3 क्वार्टरन होता है, एक लास्ट में कंक्लूडिंग कपलेट होता है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, इनका जो राइमिंग स्कीम है और इसकी जो राइमिंग स्कीम है थोड़ा सा फेरबदल हो चुका है, ठीक है। लास्ट में इन्होंने जी पे कपलेट छोड़ा है शेक्सपियर ने, और इन्होंने ई पे रखा है अपना कपलेट, बस इतना ध्यान रखना। इन्होंने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया है स्पेंसर साहब ने। अ केनिंग इज़ अ लिटरेरी डिवाइस कॉमन इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री दैट। इसका बताना है, केनिंग जो है एक लिटरेरी डिवाइस है, ये ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ये है क्या केनिंग? केनिंग हमें बताना है, केनिंग है क्या, ठीक है। केनिंग क्या होता है? केनिंग इज़ अ 2 वर्ड मेटाफोरिकल फ्रेज यूज्ड इन ओल्ड इंग्लिश एंड नोट्स पोइट्री टू रेफर अ पर्सन और थिंग। जैसे कि 2 वर्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। केनिंग जो होते हैं वो 2 वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक प्रकार का कंपाउंड मेटाफर होता है, 2 वर्ड्स होते हैं। जैसे कि वेल रोड, वेल रोड, तो वेल रोड का क्या बन गया? शी, ये होता है फॉर द शी। जैसे कि बैटल प्लस स्वेट, 2 वर्ड का बनता है इसमें, ठीक है, बैटल प्लस स्वेट। अब ये क्या बन गया? ये हो गया फॉर ब्लड, ठीक है। तो ये कैनिंग हो गया, एक प्रकार का ये क्या होता है? कंपाउंड मेटाफर होता है। तो इज अ कंपाउंड मेटाफर यूज इन प्लेस ऑफ सिंपल नाउन, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट पे आएंगे, हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, दिस लाइन अकर्स इन द पोएम। ये किस लाइन की, मतलब किस वर्क की लाइनें हैं? इमॉर्टैलिटी और टिंजनेबे, द सेकंड कमिंग, द प्रील्यूड, किस वर्क की लाइनें हैं ये? ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी। ये जो लाइनें हैं ना, ये आपके इमॉर्टैलिटी ओड में आती हैं। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, एक मिनट, चलिए। द प्रीफेस टू विच वर्क बाय वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। इसका बताना है कि क्या होगा, ठीक है। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा वो प्रीफेस है जो इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट का मैनिफेस्टो माना जाता है? अभी मैंने कल ही बताया था, कल हमने पढ़ा था ना विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो कौन सा वो प्रीफेस है जो इंग्लिश रोमांटिक का मैनिफेस्टो माना जाता है? तो भाई लिरिकल बैलेट्स है। और कौन सा है? स्पेशली 1800 वाला एडिशन, जिसमें प्रीफेस को ऐड किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1800 जिसमें वर्ड्सवर्थ प्रीफेस को ऐड करते हैं, थ्योरी, मतलब वो थ्योरी देते हैं पोइट्री, ठीक है, जहाँ पे वो एडवोकेटिंग करते हैं सिंपल लैंग्वेज की, सब्जेक्ट फ्रॉम कॉमन लाइफ की, ठीक है। मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज अ, मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट क्या है? तो ये एक ग्रीक स्टाइल पर बेस्ड है, एक वर्ड्स ट्रेजेडी है, ठीक है। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच अ अनफेयर प्रोपोजिशन। यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ पे एरर है। ये एक सब्जेक्टिव मूड का एरर है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव मूड जब आपकी इमेजिनेशन वाले होते हैं, हिपोथेटिकल सिचुएशन आती है या इमेजिनेशन सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसे हम सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। तो उस वाले पोर्शन को हम क्या किस में चेंज कर देते हैं? सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा? प्लूरल ही होगा। प्लूरल वर्ब क्या होगा? वर होगा, वर। तो यहाँ पे ए पोर्शन में ही गलत था, इफ़ आई वर होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो सेंटेंस है ये एक हिपोथेटिकल सिचुएशन दिखा रहा है, और ऐसे केसेस में जो सब्जेक्टिव मूड शुड बी यूज्ड। ऐसे जब हिपोथेटिकल सिचुएशन रहेंगे या इमेजिनेशन सिचुएशन रहेंगे तो हमें क्या यूज करना है? सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करना होगा। तो सब्जेक्टिव मूड यही है कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो, वॉज मतलब सिंगुलर नहीं आना चाहिए, वर आना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन, टीचर हैज़ नो कंट्रोल एज द स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आना चाहिए हमें बताना है। करेक्ट इडियम यहाँ पे क्या यूज़ होगा? तो कंट्रोल ओवर होता है, कंट्रोल ओवर समवन और समथिंग, ठीक है, कंट्रोल ओवर समवन और समथिंग, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्टली पंक्चुएटेड। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट पंक्चुएटेड है, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देखिए ध्यान रखना है, जब भी आपका आए ना इस टाइप का कॉलन का जो यूज़ होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉलन का यूज़ है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे फिर कॉलन है, यहाँ पे सेमी कॉलन है। तो कॉलन का जो यूज़ होता है ना, करेक्टली यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। कॉलन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब वो किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करता है, किसी सूची को, किसी लिस्ट को वो इंट्रोड्यूस करता है, तो हम वहाँ पे कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे कि द आइटम इन द लिस्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। उसके बाद जब वो किसी लिस्ट को अगर बता रहा है, जैसे किसी लिस्ट को बता रहा है, तो वहाँ पे हम कॉलन का यूज़ करेंगे। उसके बाद वो लिस्ट को बताने लग जाएगा, देन हम वहाँ पे कॉमा का यूज़ करेंगे। जैसे यहीं पे देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस आपका जो कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो कॉलन के बाद लिस्ट, मतलब पहले तो इतना ध्यान रखना, जब भी लिस्ट को अगर ये एड्रेस कर रहा है, लिस्ट को या इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हम कॉलन का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद ये अपनी लिस्ट बताने लग जाएगा कि हाँ फलाना फलाना है, तो हम कॉमा रखेंगे वहाँ पे कॉमा के बारे में। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सी बॉट 3 थिंग्स। अब इसने क्या किया है, उसने 3 चीज़ें खरीदी हैं। अब ये लिस्ट बताने लगा कौन कौन सी चीज़ें, तो यहाँ पे एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो यहाँ पे कॉलन का मार्क है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आगे लिस्ट के बारे में बात हो रही है कि कौन कौन सी चीज़ें इसने खरीदी है, तो कौन कौन सी चीज़ें खरीदी, तो उसमें भी आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है। ब्रेड बटर दोनों जगह कॉमा लग गया, लास्ट में जैम, 3 चीज़ें के बाद तो हम एंड लगा देंगे, एंड जैम, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे सेमी कॉलन है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, कॉमा नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कॉलन का तो है ब्रेड, लेकिन बटर में नहीं लगाया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। द कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक इज अ सेंट्रल फिगर इन विच ऑफ शेक्सपियर प्लेस। तो कैरेक्टर वेरी इजी, तो ये एक ना ज्यू
ज़्यू बोलते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस में है एक साहूकार होता है, एक ज़्यू होता है। साइलोक इज द कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल जूइश मनी लेंडर हु डिमांड्स अ पाउंड ऑफ फ्लेश इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज एन ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, तो ये आपकी लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सीमोरोन अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइन टू क्रिएट एन इफेक्ट। यही तो हुआ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइन टू क्रिएट एन इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि लिविंग डेड, डिफेनिंग साइलेंस, बिटर स्वीट। नेक्स्ट पे आएंगे, जहाँ पे टू अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं, स्वीट सॉरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोएम। इसमें कौन सा मेटाफिजिकल पोएम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यूज ऑफ कंसीड्स, एब्रप्ट ड्रामेटिक ओपनिंग, सिंपल फॉलोइंग लैंग्वेज एंड रिदम, इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल थीम्स। कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे हम कौन सा नहीं है। मेटाफिजिकल पोएट मैंने पढ़ाया है इसको, और हम देखेंगे मेटाफिजिकल पोएट में सबसे प्रोमिनेंट कौन जाने जाते हैं, जॉन डन वगैरह, जॉन डन जाने जाते हैं। और ये अपने इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जाने जाते हैं, अनकन्वेंशनल मेटाफर्स के लिए जाने जाते हैं, अनकन्वेंशनल मेटाफर मतलब कंसीट के लिए जाने जाते हैं, ड्रामेटिक टोन के लिए जाने जाते हैं, ऑफन रफ के लिए जाने जाते हैं, और इरेगुलर मीटर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। बट ये सिंपल फ्लोइंग लैंग्वेज एंड रिदम के लिए नहीं जाने जाते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी। बाकी यूज़ ये जो आपके मेटाफिजिकल पोएम है, मतलब मेटाफिजिकल पोएट्स हैं ना, वो अपनी पोएट्री लिखते हैं तो कंसीट का यूज़ करते हैं। एब्रप्ट ड्रामेटिक ओपनिंग होती है इनकी, अचानक से इनका जो पोएम है ना वो अचानक से स्टार्ट हो, जैसे कि मैंने पढ़ाया ना दी कैनोनाइजेशन, अचानक से स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों, ताकि रीडर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। इंटेलेक्चुअल फिलोसफिकल थीम्स होते हैं, ठीक है, ये सब प्रोमिनेंट है। ड्रामेटिक टोन होता है और हमेशा इरेगुलर मीटर में होता है, रफ लैंग्वेज में होती है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी सिंपल फ्लोइंग लैंग्वेज, ये रिदम, ये इनका नहीं होता है। चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, सी इज़ नॉट अकस्टम्ड एज सच लग्जरी। तो यहाँ पे अकस्टम के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी, तो अकस्टम टू होता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, अकस्टम टू। सिलेक्ट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, द मीटिंग डैश वॉज ड्यू टू द चेयरमैन्स इलनेस। यहाँ पे क्या होगा, फ्रेजल वर्ब कौन सा यूज़ होगा, जो मीटिंग है उसको क्या कर दिया गया है, चेयरमैन की बीमारी की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट ऑफ हो जाएगा। पुट ऑफ मतलब ही होता है पोस्टपोन करना। फ्रेजल वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, ही इज़ वांटिंग डैश अ लिटिल कॉमन सेंस। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा फ्रेज हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो वांटिंग इन होता है। क्या होता है, वांटिंग इन। वांटिंग इन मतलब होता क्या है, मीन्स लैकिंग आर डेफिशिएंट इन अ पर्टिकुलर क्वालिटी, ठीक है। वांटिंग मतलब कमी होना। नेक्स्ट पे आएंगे, द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूबिक्वेटस। यूबिक्वेटस मतलब क्या होता है, यूबिक्वेटस, यूबिक्वेटस मतलब जो हर जगह मौजूद हो, लाइक ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट, अपीयरिंग, फाउंड एवरीवेयर, जैसे कि आजकल मोबाइल फ़ोन है जो हर जगह यूबिक्वेटस है। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो कमेटी में ध्यान रखना एक चीज़, ठीक है। कमेटी में एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें ना डबल एम आता है, डबल टी आता है, डबल ई आता है। कहाँ गया, डबल एम आता है, डबल टी आता है और डबल ई आता है, बस ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे डबल एम है, डबल टी है, डबल ई है, तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन, द ब्रदर्स फेल डैश ओवर दियर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा फ्रेजल वर्ब आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब द ब्रदर्स फेल ओवर दियर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली झगड़ा उगड़ा होगा। फ्रेजल वर्ब फॉल आउट यहाँ पे आपका यूज़ होगा, ठीक है। फेल आउट, तो फॉल आउट मतलब क्या होता है, फॉल आउट मतलब होता है मीन्स टू हैव, ठीक है। फॉल आउट मतलब होता है टू हैव एन आर्ग्यूमेंट या फिर क्वेरल, टू हैव एन आर्ग्यूमेंट और क्वेरल, ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आउट, पुट आउट। मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ ना तो झगड़ा करना, पुट आउट मतलब होता है झगड़ा करना, बस। नेक्स्ट पे आएंगे, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम। तो इसको आप कंप्लीट करना है, कितनी बार इसको पढ़ा है आपने, तो इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा,
इस पोएम का? इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, दिस इज द फुल फेमस डेफिनेशन फ्रॉम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम रिकलेक्टेड, मतलब इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ एन अ फोक ओरिजिन एंड इंटेंडेड टू बी शंग इज कॉल्ड एन। इसे हम क्या कहेंगे? अब पोयम एक कविता है जो स्टोरी, कहानी मतलब स्टोरी बताती है, लेकिन फोक ओरिजिन, अक्सर फोक ओरिजिन में, एंड इंटेंडेड टू बी संग, मतलब इस प्रकार की जो नैरेटिव पोयम होती है जिसे गाया भी जाता है, और ये कहानी बताती है, तो ये नैरेटिव पोयम है जिसमें जो स्पीकर है वो कहानी बताता है, लेकिन गा गा के बताता है। तो ये ओड है कि बैलेड है कि सोनेट है या फिर लिरिक है? तो जो बैलेड होता है ना वो नैरेटिव पोयम होती है, ट्रेडिशनली सेट इन म्यूजिक दैट टेल्स अ स्टोरी। अ बायोग्राफी दैट ट्रीट्स इट्स सब्जेक्ट विद एक्सेसिव रेवरेंस एंड प्रेज, ऑफन इग्नोरिंग दियर फ्लॉज, इज नोन एज। बायोग्राफी क्या होती है हमें बताना है, ठीक है। अ बायोग्राफी दैट ट्रीट इज सब्जेक्ट विद एक्सेसिव रेवरेंस एंड प्रेज, ऑफन इग्नोरिंग दियर, एक ऐसी बायोग्राफी जो उसके सब्जेक्ट यानी कि वो ट्रीट करती है उसके सब्जेक्ट पर, यानी कि उसके रेवरेंस, उसके प्रेज यानी कि उसकी सम्मान, उसकी तारीफ के बारे में एक्सेस करके दिखाएगा, लेकिन क्या चीज़ इग्नोर करेगा? उसकी कमियों को, उसकी फ्लॉज को। जब किसी पर्सन की लाइफ में उसकी कमियों को छुपाकर केवल बहुत ज़्यादा तारीफ करना, बहुत श्रद्धा दिखाई देना, ऐसी बायोग्राफी को हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, हैगियोग्राफी या पैथोग्राफी। ऐसी बायोग्राफी को क्या कहते हैं? जहाँ पे सिर्फ तारीफ ही बताई जाए, सिर्फ रेफरेंस ही दिखाया जाए, कमी कुछ ना दिखाया जाए। बायोग्राफी में तो कमी आ जाती है, कमी और उसके ना गुड और वाइसेस, मतलब उसके जो अच्छी चीज़ें हैं, उसकी जो फ्लॉज चीज़ें हैं, सब बताया जाता है बायोग्राफी में। लेकिन ऐसी कौन सी बायोग्राफी है जहाँ पे कमी ही नहीं बताया जाए? तो हैगियोग्राफी है, जो संतों की लाइफ में होती है। संतों के मतलब अगर हम किसी पर्सन के बारे में बताते हैं, किसी पर्सन के बारे में हम जीवनी लिख रहे हैं और सिर्फ उसकी तारीफ लिख, अभी तारीफ कैसा? एक्सेसिव वे में सिर्फ तारीफ लिख रहे हैं, सिर्फ श्रद्धा दिखाई दे रहा है और कमी कुछ नहीं, तो वो पर्सन कैसा हो जाएगा? लाइक अ सेंट ही हो जाएगा ना, वो संत ही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हैगियोग्राफी कहा जाता है इसे, ओके। हैगियोग्राफी यही होता है, रेफरिंग टू द लाइफ ऑफ अ सेंट, ठीक है। सेंट के बारे में अगर लिखा जाएगा तो ऑब्वियसली उनकी कमियों को नहीं लिखा जाएगा। चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज अ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, ठीक है। एक गवर्नमेंट वेल्दी लोगों के द्वारा चलाई जाती है, ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? ओलिगार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है या दियोक्रेसी है, ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेटोक्रेसी। ये याद रखना है, प्लेटस मतलब ही होता है PLUTUS, प्लेटस मतलब ही होता है वेल्थ, WEALTH, वेल्थ। तो ये ध्यान रखना। बाकी क्रेशी मतलब शासन होता है, रूल, जो धनी लोग हैं उनके द्वारा शासन कराया जाता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग नेसेसरी, नेसेसरी। तो नेसेसरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? याद रखना है, द वर्ड वन, एक बार C आता है और डबल S आता है। नेसेसरी में सिंगल C आता है और डबल S आता है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे B पोर्शन सही है, एक बार C डबल S। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला है, तो जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला आ जाए तो बट ऑल्सो के बाद देखिएगा कि बट ऑल्सो के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आएगा, बट ऑल्सो के बाद नाउन आ रहा है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन आएगा, बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका C करेक्ट हो जाएगा। ही डिसीव, देखिए बट ऑल्सो के बाद क्या आया? हिज पेरेंट्स आया है, तो नॉट ओनली के बाद यहाँ पे नाउन आया है, तो नॉट ओनली के बाद भी आपका क्या आना चाहिए? नाउन ही आना चाहिए। देखिए नॉट ओनली के बाद आया तो यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी नहीं करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक, ही वुड हैव अटेंडेड मीटिंग इफ़ ही डैश टाइम। यहाँ पे हमें करेक्ट फीलिंग मतलब फिल करना है, मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है और पैरेलल स्ट्रक्चर इसमें बनाया जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो ध्यान रखना है वहाँ पे आपने। ही वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, देखिए ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट है, तो यहाँ पे इफ वाला क्लॉज किस में जाएगा?
ये वुड हैव में है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इफ वाला क्लॉज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे आपका हैड करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हैड जाएगा क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक हैड है, ये आपका क्या है, ये जो हैड है ना ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और ये जो हैड है ये आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन गॉल्सवर्दी प्लेज और ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, तो जॉन गॉल्सवर्दी का जो प्ले है वो हमेशा किस पे होता है, सोशल ट्रेजिडीज़, है ना। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोशल ट्रेजिडीज़। जॉन गॉल्सवर्दी का जो प्ले है ना वो अक्सर किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है, सोशल ट्रेजिडीज़, लाइक स्ट्राइफ, जस्टिस आर नॉन प्रॉब्लम प्लेज आर सोशल ट्रेजिडीज बिकॉज दे आर, ये लोग ये क्या करते थे ना, समाज की जो कमियां हैं, क्लास है, अन्याय, इसी सब लिखते थे, समाज की बुराइयों पर ही लिखते थे जो समाज में चल रहा है। द टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट्स, तो ये जो टर्म है ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक है, किस लिटरेरी मूवमेंट में। अब जैसे लाइव क्लास लो ना आप लोग का, तो लाइव क्लास में क्या होता है ना कि आप लोग का आंसर देखने के लिए थोड़ा एक टाइम के लिए हम रुक सकते हैं कि चलो आंसर आप बताओ, हम क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा रुक जाएंगे वहाँ पे। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या होता है, आप कंटिन्यूसली पढ़ाते ही रहो, समझाते फिर अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कहीं रुकने की जगह नहीं है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द विच लिटरेरी मूवमेंट, किस लिटरेरी मूवमेंट से है ये, रोमांटिसिज्म, न्यू क्लासिसिज्म, मॉडर्निज्म, विक्टोरियनिज्म, ये बताना है। तो भाई ये लोग यूज़ कौन किए हैं, विलियम जेम्स ने इसका क्वाइन किया है ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, लेकिन इसका यूज़ 20वीं सेंचुरी के लोगों ने किया है, वर्जीनिया वुल्फ वगैरह ने। तो ये लोग किस में आते हैं, मॉडर्निज्म में आते हैं, है ना, ये लोग किस में आते हैं, मॉडर्निज्म में आते हैं, ठीक है। मॉडर्निज्म लाइक वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, तो यहाँ पे मॉडर्निज्म करेक्ट हो जाएगा, ओके, ये ध्यान रखना है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना ये क्या करता है, इसमें कैरेक्टर के मन की जो धारा है, यानी कि सोचने वाली जो धारा है, वो बिना रोक टोक दिखाया जाता है लगातार। एक नैरेटिव टेक्निक है दैट अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू बाय गिविंग द रिटन इक्विवेलेंट ऑफ कैरेक्टर थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो ये मॉडर्निस्ट राइटर थे लाइक जॉन जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस। ही इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग एंड इट्स नेग्लिजेंट डैश हिज ड्यूटीज़, यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो एडिक्टेड के साथ हम क्या लगाएंगे, एडिक्ट के साथ क्या लगता है, टू लगता है, और उसके बाद नेग्लिजेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, देखिए एडिक्टेड टू होता है, नेग्लिजेंट इन होता है, तो यहाँ पे टू पे सी पे जाएंगे। बेन जॉनसन ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर डिस्क्राइब हिम एज, तो बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को किस रूप में ट्रिब्यूट किया है, बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा था, एन एपिस्टॉड करो, ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है शेक्सपियर को, जो कि ये क्या है, एन एपिस्टॉड करो, ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, जो कि ये क्रिटिसिज्म था। माई रेड माइंडेड शेक्सपियर, ये एस.टी. कॉलरिज ने कहा है, ठीक है, जो कि तारीफ थी, ये कॉलरिज ने कहा है। स्वीटेड शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये किसने कहा है, मिल्टन ने कहा है, ये भी तारीफ ही है। और स्वीटेड शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड ये किसमें है, एल एलिग्रो की लाइनें हैं, ये आई थिंक यहाँ एल एलिग्रो की लाइन है, स्वीटेड शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। लेकिन अब बेन जॉनसन ने क्या कहा है, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये बेन जॉनसन ने ट्रिब्यूट किया था, शेक्सपियर को कहा था। और ये बेन जॉनसन ने कहाँ कहा है, दिस फेमस लाइन इज फ्रॉम जॉनसन्स यूलॉजी, बेन जॉनसन का एक यूलॉजी है, मतलब तारीफ वाला, जो उन्होंने शेक्सपियर की तारीफ में लिखा था, ये एक यूलॉजी थी, उसका नाम क्या था, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये पूरा नाम था, इसमें इन्होंने ये बात कही है, ठीक है, वो नाम याद रखना है। जो कहाँ पे इंक्लूडेड था, फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस 1623, जब 1623 में शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था, वहाँ पे वो एज ए प्रीफेस इंक्लूडेड है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड टू ऑथर दी ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें कई फैक्ट मिल गए हैं। आप स्टार्ट करो, माई रेड माइंडेड शेक्सपियर, स्वीटेड शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, तो ये ध्यान रखना है। द लिटरेरी पीरियड नोन एज द अगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज, एकदम टू द पॉइंट है कि नहीं, आपके टीजीटी मतलब जो टीजीटी का एग्जाम होने वाला है उससे रेलिवेंट कर रहा है कि नहीं, सारे कुछ टीजीटी से ही है, ऐसा नहीं कि पीजीटी का भर्ती है इसमें, ठीक है। तो लिटरेरी पीरियड जिन्हें हम अगस्टन एज कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, ये और किस नाम से जाना जाता है,
तो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ ये तो रोमांटिक पीरियड में आता है। एज ऑफ शेक्सपियर ये तो आपके एलिजाबेथन एज को कहा जाता है। एज ऑफ मिल्टन ये तो आपका प्यूरिटन एज को कहा जाता है। एज ऑफ पॉप कहा जाता है, ये आपके अगस्टन एज को कहा जाता है। कब से कब तक अगस्टन एज है ये अक्सर करके पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1660 से लेके 1700 एज ऑफ जॉन ड्राइडन था। फिर 1700 से लेके 1745 तक, 1700 से लेके 1745 ये आपका एज ऑफ पॉप है, यानी कि अगस्टन एज इसे कहा जाता है। अगस्टन एज 1700 से लेके 1745 ये एज ऑफ पॉप है, यानी कि अगस्टन एज है, जहाँ पे आपको अलेक्जेंडर पॉप मिलेंगे, प्रोमिनेंट पोएट मिलेंगे इसी एज में। उसके बाद 1745 से लेके 1798 तक ये जो एज है ना, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन जिन्हें हम कहते हैं, एज ऑफ ट्रांसिएंट, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ये वाली एज है। तो ये तीनों 1660 से लेके 1798 इसे ही हम कहते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड, न्यू क्लासिसिज्म इसे ही कहा जाता है। तो न्यू क्लासिसिज्म को भी सब पीरियड में बांटा गया है, लाइक उसी तरह रेनेशा की तरह। रेनेशा को भी सब पीरियड में बांटा गया, एलिजाबेथन, जैकोबियन, ये सब में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। विच ऑफ गोल्सवर्दी नॉवल इन द फर्स्ट इन द फोर्साइट सागा। अब इसके क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसलिए चारों ऑप्शन बता देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि यही एग्जाम में आए, ये भी तो आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसलिए चारों बताना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द गोल्सवर्दी नॉवल इज़ द फर्स्ट इन द फोर्साइट सागा। तो गोल्सवर्दी का जो नॉवल है फोर्साइट सागा का फर्स्ट नॉवल क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फर्स्ट नॉवल कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट नॉवल कौन सा है आपका, तो दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कब आया था 1906 में आया था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 1918 में, फिर एक इंटरल्यूड आता है इसके साथ, इसके मतलब इसके बाद 1918 में इंटरल्यूड इंडियन समारोह का फोर्साइट सागा वो आता है। देन उसके बाद क्या आता है 1920 में, उसके बाद आपका क्या आता है इन चांसरी आता है, ये 1920 में आता है, ये फोर्साइट सागा का ही पूरा है, ठीक है। इन चांसरी 1920 में आता है। देन उसके बाद क्या आता है, देन उसके बाद आपका ये भी ये इंटरल्यूड है, ये आता है 1920 में। इन चांसरी के बाद ये आता है, ये भी इंटरल्यूड है, इंडियन समर फोर्साइट और अवेकनिंग दोनों इंटरल्यूड है। देन उसके बाद टू लेट आता है 1921 में। तो ये कम से कम फोर्साइट सागा वाला तो अपने याद रखना है। What is the grammatical function of the underlined word in the sentence? I can shift for myself, give thanks unto the Lord for He is good. यहाँ पे हमें बताना है कि अंडरलाइन जो वर्ड है ना उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है हमें, ओके। मैंने दो यहाँ पे दिया है, आपने दोनों में बताना है कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पे बता देखिए, आई कैन शिफ्ट फॉर माई सेल्फ, ठीक है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब है, एंड शिफ्ट यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है, फिर उसके बाद फॉर माई सेल्फ। अब ये जो माई सेल्फ है ये क्या है, आपका प्रोनाउन है, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये आपका प्रोनाउन है। और नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या आता है, या तो एडजेक्टिव आता है, या तो आर्टिकल, या तो प्रेपोजिशन आता है। आर्टिकल है नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन, यानी कि हमारा क्वेश्चन मिल गया प्रेपोजिशन। और गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड, यहाँ पे एक क्लॉज है, फिर ही इज़ गुड, एक क्लॉज, दो क्लॉज के बीच में ये फॉर आ रहा है, यानी कि कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो फॉर है ये कंजंक्शन है, तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकल इनकरेक्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, हमें बताना है कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए, ब्रेड एंड बटर इज़ द ओनली फूड, ये करेक्ट है, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। ब्रेड एंड बटर यहाँ पे सिंगल माना गया है, तो यहाँ पे इज करेक्ट है। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। अच्छा, यहाँ पे दियर ओपिनियंस बताया, यहाँ पे वॉज बता दिया है, और यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए वर, क्योंकि यहाँ पे दियर है, जो कि ये भी गलत है। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन इज ऑल्सो ऑफन कंसिडर्ड इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमें होना क्या चाहिए, शुड बी वर डिवाइडेड, क्योंकि यहाँ पे जो दियर है ना वो सजेस्ट कर रहा है इंडिविजुअल मेंबर की, अलग अलग मेंबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वर होना चाहिए भाई, ये गलत है, ठीक है, एक मिल गया हमें गलत। 1000 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन, ये भी सही है। यहाँ पे पूछा क्या है, इनकरेक्ट। तो यहाँ इस सेंटेंस में ना, इस वाले पोर्शन में दो गलती है, एक तो इसकी गलती है जूरी वाला, एक ये भी गलती है।
दोनों गलती है। 1000 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे इज होना चाहिए, नॉट आर होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी आर डिस्टेंस आर यूजली ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जब भी मनी, डिस्टेंस या टाइम, जब ये सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, इनको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। 1000 माइल्स यानी कि एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे इज, यहाँ पे दोनों में गलती है, बी एंड सी। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोफिलिगेट? प्रोफिलिगेट का मोस्ट एक्यूरेट मीनिंग क्या होगा? ठीक है, प्रोफिलिगेट मतलब बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची, फिजूल खर्च करने वाला, यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल। ठीक है, तो यहाँ पे रिकलेसली, एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल। इन ट्रेजेडी द पर्जिंग ऑफ इमोशंस लाइक पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस इज कॉल्ड। तो इसे ट्रेजेडी में जो पर्जिंग ऑफ इमोशन लाइक पिटी एंड फियर का जो होता है, उसे ऑडियंस में उसे क्या कहते हैं? उसे हम कथारसिस कहते हैं। ठीक है, हामार्शिया कोई ट्रेजिक फ्लॉ हो, गलती हो। एनेग्नोरिसिस क्या होता है? एनेग्नोरिसिस जब हीरो को मतलब डिस्कवरी, किसी चीज़ का पता लगता है, जो चीज़ें वो अनजान रहता है उस चीज़ का पता लगता है। देन उसके बाद पेरिपीटिया आता है, फॉर्चून, भाग्य में परिवर्तन हो जाता है। खैर यहाँ पे याद रखना है कथारसिस। ओके, कथारसिस ये अरिस्टोटल का टर्म है, जहाँ पे उन्होंने पोएटिक्स में दिया था। ये एक इमोशनल रिलीज है, उन्होंने कहा है प्यूरिफिकेशन है, जो ऑडियंस एक्सपीरियंस करता है जब वो ट्रेजेडी के इवेंट को देखता है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन टिपिकली अ लेमेंट फॉर द डेड। इसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, एक पोएम है जो सीरियस रिफ्लेक्शन की होती है और स्पेशली ये लेमेंट करती है किसके लिए? डेड पर्सन्स के लिए, नियर डियर। तो इसे हम कहते हैं एलिजी, जो कि एक मॉर्नफुल, एक कॉन्टम्पलेटिव पोएम होती है, स्पेशली ऑन दैट लेमेंट्स ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो इसे हम बोलते हैं एलिजी। नेक्स्ट पे आएंगे, इन वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉन्ग ऑफ रीपर इज कम्पेयर टू दैट ऑफ। तो वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें, सॉलिटरी रीपर में जो कविता है, जो पोएम है, सॉरी जो गीत है, रीपर का जो गीत है, वर्ड्सवर्थ किससे कंपैरिजन करते हैं? रीपर के गीत से। तो उन्होंने किससे कंपैरिजन किया है? वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि जो लड़की का जो गीत है इज़ मोर थ्रिलिंग देन एनी नाइटिंगल और कुक्कू बर्ड, यही बात बोलते हैं। तो कुक्कू एंड नाइटिंगल, इन दोनों से करते हैं कि ये जो रीपर का सॉन्ग है ना, ये ज़्यादा थ्रिल्ड है, ज़्यादा थ्रिल करता है, गूज बम्प्स करता है रादर देन कुक्कू एंड नाइटिंगल के गीत से। तो इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, गोल्सवर्दी प्ले द सिल्वर बॉक्स क्रिटिक्स। तो गोल्सवर्दी का जो प्ले है सिल्वर बॉक्स, ये किसकी आलोचना करता है? इस प्ले में दिखाया गया अंग्रेज मतलब इंग्लिश लॉ के बारे में, अमीर और गरीब के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? द क्लास बायस इन द इंग्लिश लीगल सिस्टम, ये हो जाएगा इन द लीगल सिस्टम। बाकी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, तो ये आपका स्ट्राइक का है। हॉरेस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये आपका कहीं ना कहीं जस्टिस में आता है। रिजिड कन्वेंशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, ये आपका आई थिंक उसमें आ जाएगा, अरिस्टोक्रेसी उसमें आई थिंक स्किन गेम वगैरह में। नेक्स्ट पे आएंगे, अ ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ अ सीरियस पीस ऑफ लिटरेचर और राइटिंग इज अ। इसका बताना है क्या होगा बच्चे? एक ह्यूमरस इमिटेशन होता है किसी सीरियस पीस, लिटरेचर के किसी सीरियस सब्जेक्ट का एक ह्यूमरस इमिटेशन होता है, एक ह्यूमरस नकल होती है या एक ह्यूमरस राइटिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पैरोडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोडी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, फार्स जो होता है ना, ये कॉमेडी होता है, लाइक कपिल शर्मा शो वगैरह। शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट इज बेस्ट क्लासिफाइड एज अ। शेक्सपियर का जो प्ले है द टेम्पेस्ट ना, ये सबसे अच्छा क्लासिफाइड किया जाता है किस रूप में? किस रूप में? हिस्ट्री प्ले माना जाता है, ट्रेजेडी, कॉमेडी या रोमांस? सबसे अच्छा ये किस रूप में आता है? मतलब ना तो ये पूरी तरह से प्योरली ये कॉमेडी है, ना प्योरली ट्रेजेडी है, बल्कि शेक्सपियर के लास्ट फेज के ये रोमांस श्रेणी में आता है। तो ये ध्यान रखना है, किस में आता है? रोमांस श्रेणी में आता है, रोमांस कैटेगरी में आता है ये। ड्रामेटिक रोमांस में ये आते हैं, विंटर्स टेल आते हैं, सिम्बलिन आता है और आपका पेरिकिल्स आता है। ये तीन चारों आते हैं ना आपके ड्रामेटिक रोमांस में आते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ नोन फॉर द प्रोज स्टाइल कॉल्ड मार्मोरियल, मीनिंग लाइक मार्बल। फ्रांसिस बेकन को माना जाएगा, या चार्ल्स लैंग को, या जॉन रस्किन को, या वॉल्टर पेटर को बताना है हमें। ठीक है, मतलब किसे प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है? कौन प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है? जिन्हें हम मार्मोरियल कहते हैं। और इसका मार्मोरियल का मतलब क्या हुआ? लाइक मार्बल। तो ये जो टर्म है ये किसके लिए, ये किसके प्रोज स्टाइल के लिए यूज़ किया जाता है? तो फ्रांसिस बेकन है कि चार्ल्स लैंग है कि जॉन रस्किन है कि वॉल्टर पेटर है? तो याद रखना बच्चे, वॉल्टर पेटर के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये जो मार्मोरियल डिस्क्राइब अ प्रोज स्टाइल दैट इज कोल्ड,
फॉर्मल, पॉलिश्ड एंड ये ध्यान लाइक मार्बल। ठीक है, वॉल्टर पीटर इसके लिए जाने जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, ही इज ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट। ओन फॉल्ट की मतलब ओन फॉल्ट मतलब नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। तो ब्लाइंड के साथ क्या लगाओगे आप? टू लगाओगे, मीन्स अनवेयर ऑफ समथिंग स्पेशली वंस ओन फॉल्ट। तो ब्लाइंड टू होता है। ब्लाइंड इन ऑफ कहाँ लगेगा? जब सच में कोई एक आंख से अंधा होता है तो वहाँ पे ब्लाइंड इफ आप ऑफ लगाओगे या इन लगाओगे। ब्लाइंड विद कहाँ पे आता है? जब दोनों आंखों से अंधा होता है तो ब्लाइंड विद। यहाँ पे खैर हम टू पे जाएंगे जहाँ पे इग्नोर करने की बात आ जाएगी। अनवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से अनवेयर हो आप। ठीक है, एक मिनट ऊपर कर दूँ। मार्क द पार्ट द सेंटेंस विद एन एरर। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज क्रू वर ट्राइंग टू देयर बेस्ट टू कंट्रोल द शिप इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म। इसमें बताना है कहाँ पे आपकी गलती है। ठीक है, तो राइट आंसर मतलब कहाँ पे गलती है इसमें। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए अलोंग विद है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है। एज वेल एज आ गया, अलोंग हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर हो गया, टुगेदर विद हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, इन एडिशन टू हो गया। ये दो सब्जेक्ट के बीच में आते हैं और हमेशा हम क्या करते हैं? हमेशा हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब रखते हैं। ठीक है, तो कैप्टन हमारा पहला, कैप्टन जो है पहला सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर में है, तो इसलिए यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो किस पार्ट में एरर था? वर्ड ट्राइंग टू डियर पोस्ट। ठीक है, अब ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर ही हो जाएगा आगे चल के। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे बताना है किस पार्ट में एरर है, सॉरी बताना है कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। तो हैरेसमेंट, हरेसमेंट में क्या आपकी कौन सा स्पेलिंग एरर सही है? हरासमेंट जिसे आप बोलोगे। इसमें क्या होता है ना, हरासमेंट में एक सिंगल आर आता है और डबल एस आता है। सिंगल आर डबल एस। ठीक है, एक ही आर आता है और दो एस। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, डबल एस। विलियम वर्ड्सवर्थ हेल्ड विच ऑफिशियल पोजीशन फ्रॉम 1843 अंटिल हिज डेथ 1850। तो कौन सा इनको पोजीशन मिलता है 1843 से लेके जब तक इनकी डेथ नहीं होती? तो पोएट लॉरियट की। नेक्स्ट पे आएंगे, हु आर टू स्पीकर्स इन मिल्टन्स एल एलिग्रो इल पिंसेरिसो। तो दो स्पीकर कौन है एल एलिग्रो और इल पिंसेरिसो के, ये बताना है। तो दो स्पीकर कौन है? एल एलिग्रो मतलब चीयरफुल मैन और इल पिंसेरिसो थॉटफुल मैन। नेक्स्ट पे आएंगे, फाल्डर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ गोल्सवर्दी जस्टिस इज आ। तो ये फाल्डर ना गोल्सवर्दी के जस्टिस का प्रोटैगनिस्ट है क्या? ये सीनियर क्लर्क है, मैनेजिंग क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है या लॉयर है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक जूनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है। ठीक है, विलियम फाल्डर जो फोर्जरी कर लेता है। व्हाट इज़ अ मास्क? मास्क क्या है ये बताना है। मास्क है क्या? तो मास्क जो है ना, ये 16 एंड 17 सेंचुरी के दरबारी एक नाटक मनोरंजन स्टाइल था जिसमें संगीत भी रहता था, डांस भी रहता था, कॉस्ट्यूम रहता था। और मास्क सबसे ज़्यादा ना 16 और 17 सेंचुरी में प्रचलित था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब फॉर्म ऑफ फेस्टिव कोर्टली इंटरटेनमेंट होता है 16-17 सेंचुरी यूरोप में। ठीक है, जिसमें डांस होता है, ये ध्यान रखना है। जिसमें एलाबोरेट फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट होती है, डांस होता है, म्यूज़िक होता है, पोइट्री होता है, कॉस्ट्यूम होता है, ये सारी चीज़ें। द फ्रेज, ये सब मास्क का मैंने वो बताया है कैरेक्टरिस्टिक। द फ्रेज सैलेड डेज मीनिंग अ टाइम ऑफ यूथफुल इन एक्सपीरियंस वॉज क्वाइंड बाई शेक्सपियर इन विच प्ले। तो ये जो सैलेड डेज है, ये जो फ्रेज है ना, ये शेक्सपियर के किस प्ले में आता है? ये जो फ्रेज है सैलेड डेज मीनिंग अ टाइम ऑफ यूथफुल इन एक्सपीरियंस वॉज क्वाइंड बाई शेक्सपियर इन विच प्ले? तो एंटोनी एंड क्लोपेट्रा, ये ध्यान रखना है। एंटोनी एंड क्लोपेट्रा, क्लोपेट्रा ये फ्रेज का यूज़ करती है किस लिए? अपनी यूथ को डिस्क्राइब करने के लिए। माई शैलेड डेज व्हेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट कोल्ड इन ब्लड, एक्ट 1:5 सीन 5 में बोलती है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग एन एरर। ऑल द फर्नीचर इन दिस रूम हैव बीन परचेस्ड फ्रॉम द न्यू शोरूम। तो जो फर्नीचर है ना, ध्यान रखना है, जो फर्नीचर है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत है, हैज़ बीन हो जाएगा, नॉट हैव बीन। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गोल्सवर्दी इज एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ आइडियाज़ विच एम टू। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एज अ ड्रामेटिस्ट गोल्सवर्दी को ना किस, मतलब गोल्सवर्दी को ना जोड़ा जाता है थिएटर ऑफ आइडियाज़ से। ठीक है, क्यों? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अगर हम बात करें एज अ ड्रामेटिस्ट, एक्सप्लोर सोशल एंड मॉरल प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइम। क्योंकि गोल्सवर्दी क्या करते थे, अपने
प्ले में समाज की नैतिक सामाजिक समस्याओं को उठाते थे, इसलिए उनका जो प्ले है ना वो थिएटर ऑफ आइडियाज़ कहलाता है। एक्सप्लोर सोशल एंड मॉरल प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइम, ये ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए गोल्सवर्दी का एज ए ड्रामेटिस्ट, गोल्सवर्दी को ना थिएटर ऑफ आइडियाज़ से जोड़ा जाता है, इनके प्लेस को थिएटर ऑफ आइडियाज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस आई फील बेटर टुडे। अंडरलाइन तो किया ही नहीं है, एक मिनट, चलो कर दिया। आई फील बेटर टुडे, बेटर बताना है यहाँ पे है क्या, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन या नाउन, क्या है बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेटर है ना एक एडजेक्टिव है, आई फील बेटर टुडे। फील जो है एक लिंकिंग वर्ब है इस सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहा आई से। ठीक है, आई टू वर्ड डिस्क्राइब इज स्टेट, तो फंक्शन यहाँ पे जो बेटर है ना, यहाँ पे फंक्शन कर रहा है एज अ प्रीडिकेट एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, आई फील बेटर टुडे, यहाँ पे जो बेटर है ना ये किसके बारे में बता रहा है, यही तो है, सब्जेक्ट के बारे में तो बता रहा है कि मैं ही बेटर फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि ये जो आई है प्रोनाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे बेटर जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज और सेंटेंस इज नोन एज, तो सेम वर्ड और फ्रेज की रिपीटिशन होती है शुरुआत में ही, किसी क्लॉज की किसी सेंटेंस के शुरुआत में ही, ये कितनी बार बताया है, तो उसे हम बोलते हैं एनाफोरा। और लास्ट में अगर शुरुआत होती है तो एपिस्ट्रॉफी बोला जाता है, और एक सेंटेंस में एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफी दोनों आ जाए तो उसे हम सिंप्लोज बोलते हैं। एन एपिस्टोलरी नॉवल इज़ वन दैट इज़ रिटन, तो एपिस्टोलरी नॉवल है ना वो लिखी किस में जाती है, तो एपिस्टोलरी जो नॉवल है ना वो ध्यान रखना है, ये एपिस्टोलरी मतलब एपिस्टल, एपिस्टल मतलब लेटर। ठीक है, एपिस्टल मतलब क्या होता है, लेटर, जो लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा एज अ सीरीज ऑफ लेटर्स, इसमें क्या होता है, कहानी जो चलती है ना वो लेटर्स के फॉर्म में चलती रहती है। ठीक है, ऐसे नॉवल जो सीरीज ऑफ लेटर्स से लिखे जाते हैं उसे बोला जाता है एपिस्टोलरी नॉवल। इसमें सबसे फेमस वही है, सैमुअल रिचर्डसन का पैमिला वगैरह। चलिए, तो 85 से 88 क्या करना है, चूज द करेक्टली ट्रांसफॉर्म सेंटेंस एज पर द डायरेक्शन, हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है। ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा रख दिए थे क्योंकि सबका लिटरेचर ज़्यादातर इजी होता है सबका, ग्रामर थोड़ा सा वैसे तो सही रखा है ग्रामर और वो। खैर चलिए, अब यहाँ पे 85 से 88 हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है। तो एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, इसका क्या हो जाएगा, मतलब ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है कि हर कोई चाहता है खुश रहना, तो इसका इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, इसका इंटेरोगेटिव यही हो जाएगा, कौन नहीं चाहेगा खुश रहना, या किसकी इच्छा नहीं है खुश रहने की। तो कौन नहीं चाहेगा, तो एवरीवन को हम हु में चेंज कर देंगे। ठीक है, किस में चेंज कर देंगे, हु में। तो ये तो वाई वाला कट जाएगा, डज वाला कट जाएगा, एवरीवन को हु में चेंज करेंगे। यहाँ पे हु आया, यहाँ पे भी हु आया। तो एक चीज़ याद रखना है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो बात करेंगे ना ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, जो सेम अफर्मेटिव मीनिंग एज द ओरिजिनल स्टेटमेंट बाय इम्प्लाइंग दैट आंसर इज नो वन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि नो वन में चेंज हो जाएगा या हु में चेंज होगा, नो वन। तो आप यहाँ पे जब हु कर दिया है ना तो उसमें नॉट जरूर आना है। तो यहाँ पे वही हुआ ना कि एवरीवन विश टू बी हैप्पी, हर कोई खुश रहना चाहता है। अब इसका यही हो गया, इसका इंटरव्यू में कौन खुश नहीं रहना चाहता, नहीं वर्ड आया ना, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। एवरीवन को हु में चेंज कर दिया, हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, ये इस तरह हो जाएगा। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यहाँ पे हमें यूज टू का करना है, टू। ठीक है, ये वाला भी आता है, मतलब उल्टा सीधा करता है, ये टू वाला भी आता है तो आपको इसमें चेंज करना रहता है, और ये वाला भी आ गया तो भी आपको टू में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, ही सो वीक, सो वीक की जगह पे हम क्या कर देंगे, टू का रख देंगे, टू क्या रख देंगे, टू, ही इज़ टू। उसके बाद आपका ये एडवर्ब या एडजेक्टिव वो रखा जाएगा, देन उसके बाद आपका इन्फिनिटिव आ जाएगा। आप ऐसे रखोगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हेल्पिंग वर्ब बोलो या फिर आप बोल सकते हो मेन वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, ही इज़ टू वीक फॉर वॉकिंग, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो हुआ। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इट इज़ अ पिटी दैट यू हैव फेल्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। इट इज़ अ पिटी दैट यू हैव टेल्ड, ओके। तो इसको एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करोगे, इसको ना हम एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करेंगे, तो इट इज़ अ पिटी यानी कि एक्सक्लेमेटरी यानी कि वॉट से चेंज करेंगे या फिर हाउ से, बट हाउ नहीं है यहाँ पे, वॉट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉट अ पिटी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वॉट अ पिटी यू हैव फेल्ड। तो इट इज़ अ पिटी को हम वॉट अ पिटी में चेंज कर देंगे, किसमें, वॉट अ पिटी। तो वॉट अ पिटी, उसके बाद ये वाला आप ऐसे रख दोगे, वॉट अ पिटी यू हैव फेल्ड, ये दैट नहीं रहेगा। तो दैट आप कब करोगे, जब एक्सक्लेमेटरी को आप चेंज करोगे अजर्टिव में, तब आ जाता है वो। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, व्हाट अ पिटी यू हैव फेल्ड, अगर पूछा जाए इसको चेंज करना है अजर्टिव में, तो इस तरह चेंज होगा, इट इज़ अ पिटी दैट यू हैव फेल्ड। वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स, पैसिवाइज करना है, वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स। तो यहाँ पे मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो हिज वर्ड्स मस्ट बी लिसन टू बाय अस, हिज वर्ड्स मस्ट बी लिसन टू बाय अस, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन द ईयर, तो कब कम्प्लीटली ये ब्लाइंड हो गए थे, तो ये 1652 में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, 44 ईयर्स ओल्ड थे, ठीक है। ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे जब ये मात्र 44 ईयर्स ओल्ड थे। और 1652 में इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ भी हो जाती है, मैरी पोवल की। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम, किसने वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है, तो जॉन कीट्स ने ये फ्रेज, मतलब ये जो फ्रेज है इगोटिस्टिकल सबलाइम, ये इन्होंने एक लेटर में कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन कीट्स इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद द एरर, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है, किस पार्ट में एरर है। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, ठीक है। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, देखिए यहाँ पे जो एरर है ना, वो आपके कंपाउंड नाउन्स का एरर है। कंपाउंड नाउन्स में क्या होता है, जो मेन नाउन होता है ना, मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, मेन जो सब्जेक्ट होता है, या यूँ बोलो मेन रूट, उसमें आप प्लूरल लगाओगे, ना कि लॉज में। देखिए यहाँ पे माई ब्रदर्स होना चाहिए था, लॉज में थोड़ी ना। यहाँ पे मेरे भाइयों, यहाँ पे आपका प्लूरल ये है, तो ब्रदर में लगाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर्स। माई ब्रदर्स इन लॉ, लॉज में नहीं लगेगा। हु लिव इन मुंबई हैव कम टू, क्योंकि आगे प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। और कंपाउंड नाउन में जो प्लूरल होगा, किसका प्लूरल होगा, जो मेन होगा, जो रूट वर्ड होगा, उसमें उसका प्लूरल होगा, ना कि लॉज वगैरह में। तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए पोर्शन में एरर था, ओके। द फाइनल 6 लाइन्स ऑफ पेट्रार्कन सोनेट आर नोन एज द, तो पेट्रार्कन सोनेट का फाइनल 6 लाइन क्या है, तो शुरुआत की 8 लाइन को हम ऑक्टेव कहते हैं, फाइनल 6 लाइन पूछा है तो सस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, कैरेक्टर्स ऑफ एंटोनियो एंड सेबास्टियन अपीयर इन विच शेक्सपियर प्ले, तो ये जो एंटोनियो और सेबास्टियन ये दोनों कैरेक्टर हैं ना, ये किस प्ले में आते हैं, ये बताना है, ठीक है। टेम्पेस्ट, 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस या ऑल ऑफ द एबव, ये दोनों कैरेक्टर किस प्ले में आते हैं। देखिए टेम्पेस्ट की अगर हम बात करें, टेम्पेस्ट में एंटोनियो आता है जो यूजर्प कर लेता है ड्यूक ऑफ मिलान, और सेबास्टियन कौन रहता है, ब्रदर टू द किंग ऑफ नेपल्स, वो सेबास्टियन रहता है। 12th नाइट की अगर हम बात करें तो एंटोनियो उसमें भी एक कैरेक्टर है एंटोनियो, जो सी कैप्टन रहता है, और सेबास्टियन कौन रहता है, ये वियोला का ट्विन ब्रदर होता है, उसका सेबास्टियन नाम रहता है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर हम बात करें तो एंटोनियो कौन है, एंटोनियो वो मर्चेंट है, व्यापारी है, ठीक है। बाकी 6 कैरेक्टर दीज नेम्स अपीयर इन ऑल 3, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों, ये जो कैरेक्टर हैं ये तीनों में आते हैं, तो यहाँ पे हम डी पे जाएंगे। सेबास्टियन इसमें नहीं है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, लेकिन एंटोनियो तो है, तो हम डी पे ही जाएंगे। बाकी टेम्पेस्ट, 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो तीनों में है, सेबास्टियन इन दोनों में है, एंटोनियो इसमें भी है, तो यहाँ पे हम डी पे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है।
ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर फ्रॉम मैकबेथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये भाई ये आपके मैकबेथ की ओपनिंग लाइन में आता है, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी बट ट्रू है, पैराडॉक्स है। क्या है ये एक पैराडॉक्स है। नेक्स्ट पे आएंगे। अ नॉवेल इन विच रियल पीपल और इवेंट्स अपीयर विद इन्वेंटेड नेम्स इज कॉल्ड। एक नॉवेल है जिसमें रियल पीपल और इवेंट्स अपीयर होते हैं विद इन्वेंटेड नेम से, यानी कि उसमें जो पीपल होते हैं, जो इवेंट होता है वो रियल रहते हैं, बाकी नेम जो होते हैं वो फिक्शनल होते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कौन सा नॉवेल कहेंगे? पिकारेस्ट नॉवेल, रोमन अ क्लेफ, बिल्डिंग्सरोमान, एपिस्टोलरी नॉवल। तो एपिस्टोलरी नॉवल मैंने कहा सीरीज ऑफ लेटर्स के लिए, जो सीरीज ऑफ लेटर्स में लिखे जाते हैं ये होगा नहीं। बिल्डिंग्सरोमान में क्या होता है कि कैरेक्टर का चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक कहानी जो डेवलपमेंट बताया जाता है वो बिल्डिंग्सरोमान है, तो इसमें भी नहीं है। बाकी पिकारेस्ट नॉवल रोग वगैरह के लिए जाना जाता है, यानी कि एक रोग कैरेक्टर के, ये भी नहीं है। तो रोमन क्लेफ इज करेक्ट। यहाँ पे रोमन क्लेफ फ्रेंच वर्ड है, नॉवेल विद द की, ठीक है। जहाँ पे ये ना एक ऐसा नॉवेल है, एक ऐसा फिक्शन है जिसमें ऑथर यूजेस फिक्शनल कैरेक्टर टू रिप्रेजेंट रियल पीपल। इसमें जो पीपल होते हैं, इसमें जो इवेंट्स होते हैं ये सब रियल होते हैं, लेकिन नेम जो होता है वो फिक्शनल होता है, उसे रोमन क्लिफ कहते हैं ऐसे नॉवेल को। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। तो इसे बताना है हमें, इनडायरेक्ट में करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेटस को हम प्रपोज या सजेस्टिव में चेंज कर देंगे, तो दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। नेक्स्ट पे आएंगे। एन इनफॉर्मल एस्से इज ऑल्सो नोन एज। इनफॉर्मल एस्से को और हम किस नाम से जानते हैं? फॉर्मल एस्से, डिडक्टिक एस्से, फैमिलियर एस्से या क्रिटिकल एस्से, ठीक है। तो ये बताना है हमें। देखिए, जो इनफॉर्मल एस्से इज ऑल्सो नोन एज फैमिलियर एस्से, यही तो हुआ। इनफॉर्मल जो फॉर्मल ना हो, यानी कि वो फैमिलियर है, फैमिलियर एस्से कहा जाता है। फॉर्मल एस्से इज अ टर्म फॉर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल एस्से को हम पर्सनल एस्से भी कहते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल एस्से को हम पर्सनल एस्से भी कहते हैं। और एंड ऑफन ह्यूमरस स्टाइल ऑफ एस्से इन कंट्रास्ट टू फॉर्मल या डिडक्टिव वन, यानी कि ये कंट्रास्ट होता है फॉर्मल एस्से से। तो इनफॉर्मल एस्से को फैमिलियर एस्से भी कहेंगे, पर्सनल एस्से भी कहेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सनल होते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन स्टाइल में होते हैं फॉर्मल एस्से। 98 से 101 हमें क्या करना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, जल्दी से कर लेते हैं। तो ग्रामर की स्पेलिंग बतानी है, ग्रामर की स्पेलिंग, ओके। ग्रामर की स्पेलिंग में क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, GRAMMAR। नेक्स्ट वन पे आएंगे। मिलिट्री की स्पेलिंग बतानी है हमें। मिलिट्री, तो मिलिट्री इजी है, MILI, मिली, फिर टरी, TARY, मिलिट्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग हमें बतानी है। रेफ्रिजरेटर, फ्रीज आपने लिखा ना, फ्रीज, फ्रीज की स्पेलिंग कैसे है? FRIDZE, फ्रीज आपने लिख दिया ना, FRI, सॉरी, ये तो फ्रीज की स्पेलिंग हो गई, लेकिन यहाँ पे जो स्पेलिंग है ना इसकी थोड़ी सी अलग है। इसकी जो स्पेलिंग हो जाएगी ना, देखो इस तरह आप याद कर सकते हो, FRIZE, फ्रीज। फ्रीज आपने लिखा FRIZE, फ्रीज। तो आगे आपने क्या कर देना है? इसके आगे प्रीफिक्स जोड़ देना है, RE, रेफ्रीज। फिर इसके पीछे क्या कर देना है? आपको सफिक्स जोड़ देना है, रेटर, RATOR। तो रेफ्रिजरेटर, फ्रीज को लिखोगे, ओनली फ्रीज लिखोगे तो DZ आएगा, लेकिन रेफ्रिजरेटर साथ लिखोगे तो D हट जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का, ये करेक्ट हो जाएगा, REFRIZE, ठीक है, FRIZE रेफ्रिज, फिर रेटर RATOR, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। टुमारो की स्पेलिंग बतानी है। टुमारो, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? TOMORROW, TOMORROW, मारो, मोरो, टुमारो, आगे टू जोड़ दो। व्हाट इज एन ओड? ओड क्या होता है? टाइम ज़्यादा हो गया, हम बस जहाँ तक पैसेज नहीं आता वहाँ तक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड कर देती हूँ। व्हाट इज़ एन ओड? ओड क्या होता है? ओड एक लॉन्ग लिरिक पोएम होता है जो सब्जेक्ट में सीरियस होता है, स्टाइल में एलिवेटेड होता है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
ओके, सी इज करेक्ट, लाइक ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। द कैरेक्टर्स ऑफ यागो पॉइजन द माइंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन विच शेक्सपियरियन प्ले, जिसमें यागो जो होता है ना वो प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में यानी कि ओथेलो के दिमाग में जहर भरता रहता है। ये किस शेक्सपियर के प्ले का है? तो ओथेलो। विच ऑफ दी शेक्सपियरियन प्लेज इज सेट इन स्कॉटलैंड, कौन सा शेक्सपियरियन प्ले है जो जिसकी सेटिंग स्कॉटलैंड में है? ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैकबेथ की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी स्कॉटलैंड में ही घटती है। ठीक है, जिसे स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है मैकबेथ। अब क्यों कहा जाता है ये मैंने बताया है। इन गोल्सवर्दी स्ट्राइक द लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्राइक इज बिटवीन द वर्कर्स एंड विच कंपनी, तो गोल्सवर्दी का जो स्ट्राइक है ये लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्राइक होती है किसके बीच में? वर्कर्स और किस कंपनी के बीच में होती है? तो टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स, 1909 में ये प्ले आता है और टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स और आपके लेबरर्स दोनों के बीच में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। द लाइन है द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ, पैरीफ्रेसिस, ऑक्सीमोरोन, पन या आयरनी। तो यहाँ पे हमें बताना है ना द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन, यानी कि हेवन का ग्लोरियस लैम्प, द सन कंटेन्स, बताओ काफ़ी घुमा फिरा के नहीं है। यहाँ सन को ना ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन नहीं कहा गया, डायरेक्ट सन ना बोल के क्या कहा गया? ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन कहा गया। तो ये कुछ ज़्यादा ही नहीं घुमावदार है, सर्कमलोक्यूशन है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? पैरीफ्रेसिस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पैरीफ्रेसिस, जिसे हम सर्कमलोक्यूशन कहते हैं, जहाँ पे आपको ना कोई डायरेक्ट बात बोलने के लिए आप क्या करोगे? द यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट एंड राउंड अबाउट एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट वन। अब हमको बोलना था सिर्फ सन और हमने घुमा के बोल दिया ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन, बेवजह। अ ड्रामेटिक आयरनी अकर्स व्हेन, ड्रामेटिक आयरनी क्या होते हैं? तो ड्रामेटिक आयरनी वही होती है जब ऑडियंस किसी फैक्ट को जानते हैं और स्टेज पर कैरेक्टर अनजान होते हैं, वो होता है ड्रामेटिक आयरनी। तो यहाँ पे सी, ऑडियंस नो समथिंग दैट द कैरेक्टर्स ऑन स्टेज डू नॉट। व्हाट इज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस दिस इज द बुक दैट आई लॉस्ट, तो ये हमें बताना है ग्रामेटिकल, सॉरी ठीक है, यहाँ पे दैट बताना है। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन है या एडजेक्टिव है? क्या है? तो दैट देखिए यहाँ पे दिस इज द बुक दैट आई लॉस्ट, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो इंट्रोड्यूस करता है सबॉर्डिनेट क्लॉज को, दैट आई लॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू ऑफ लिरिक पोएम, इसमें लिरिक पोएम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, इट इज़ पर्सनल एंड इमोशनल, बिल्कुल करेक्ट है ये। इट इज़ टिपिकली शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट होती है। इट प्राइमरली टेल्स अ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव स्टोरी, इट ऑफन हैज़ अ सॉन्ग लाइक क्वालिटी, ये भी करेक्ट है। बट यहाँ पे सी नहीं करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका सी नहीं करेक्ट है, तो ये ध्यान रखना है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि लिरिक पोएम जो होता है ना ये छोटी होती है, पर्सनल होती है, इमोशनल होती है, सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन होते हैं। टेलिंग अ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव स्टोरी इज फंक्शन ऑफ नैरेटिव पोएम की या एपिक पोइट्री की है, जहाँ पे एक लॉन्ग स्टोरी बताई जाती हो। द टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी डिफाइंड बाय जॉन कीट्स मीन्स, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो होता है इसको जॉन कीट्स ने डिफाइन किया था, इसका मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर द एबिलिटी ऑफ राइटर। ठीक है, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ राइटर टू बी अन अनसर्टिनिटीज एंड डाउट्स विदाउट एन इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, वो होता है आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी। पोएट का वो क्वालिटी जिसमें वो अनिश्चितता यानी कि अनसर्टिनिटीज, डाउट्स की स्थिति को शाइन करके कर सके बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी तर्क की जिद से। अगर प्ले में अनसर्टिनिटी दिखाया जा रहा है, डाउट्स दिखाए जा रहे हैं, तो वो ऐसे ही बना रहेगा। लाइक शेक्सपियर, इसमें शेक्सपियर को सबसे अच्छा इन्होंने माना है। अ शॉर्ट पॉइंटेड एंड विटी सेइंग इज कॉल्ड, छोटी होती है, पॉइंटेड होती है, लेकिन विटी होती है, तो इसे भी क्या बोलेंगे? एपिग्राम। ठीक है, क्या होता है ये? एपिग्राम होता है। बहुत ही कंसाइज होती है, क्लेवर होती है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होता है। द लाइन है पोएट कुड नॉट बी बट बी गे इन सच एन जोकन कंपनी इज फ्रॉम विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, तो ये किस पोएम की लाइन है? तो ये लाइन है आपकी आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड की लाइन है, जिन्हें हम डैफोडिल्स के नाम से जानते हैं। पोएम का नाम है डैफोडिल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। शेक्सपियर रोट मोस्ट ऑफ हिज प्लेज एंड सोनेट्स इन विच फॉर्म ऑफ इंग्लिश, तो शेक्सपियर ने अपने मोस्ट ऑफ द प्लेज और सोनेट को इंग्लिश के किस फॉर्म में लिखा है? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश या अर्ली मॉडर्न इंग्लिश या विक्टोरियन इंग्लिश, किस फॉर्म में इन्होंने लिखा है अपने मोस्ट ऑफ द प्लेज सोनेट को? तो इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम रफली 1500 से लेके
1500 से लेके 1700, ये जो पीरियड था ना, इन विच शेक्सपियर रोट, इसी पीरियड में शेक्सपियर ने लिखा, 1500 से लेके 1700 के पीरियड में, और इस पीरियड को ना अर्ली मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, 1500 से 1700। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ बायोग्राफी एंड हैगियोग्राफी इज दैट, तो बायोग्राफी और हैगियोग्राफी के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना है। मैंने बताया बायोग्राफी में आप जानते हो ना, अगर आप किसी पे जीवनी लिख रहे हो तो उसकी चाहे कमियां हो चाहे उसकी जो खामियां हैं, उस पर्सन की खामियां, उसकी तारीफ़, मतलब खामियां और तारीफ़ दोनों लिखोगे। लेकिन हैगियोग्राफी में सिर्फ तारीफ़, वो भी एक्सेसिव वे में तारीफ़, कमियां कुछ नहीं बताओगे, बस यही है दोनों में फ़र्क। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। अ हैगियोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी अ सेंट एंड आइडियलाइज रेवरेड फिगर, ये याद रखना है, ठीक है। तो हैगियोग्राफी सेंट की लाइफ की स्टोरी होती है। जॉन गोल्डस्मिथ वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, 1921 में ये बने थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, PEN इंटरनेशनल, जिसमें आपके पोएट, एसिस्ट, नोवेलिस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 1921 में इनको प्रमोट किया गया था। चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको आप सही नहीं कर सकते, तो इनकॉरिजिबल, ये ध्यान रखना है, इनकॉरिजिबल जिसको आप सही नहीं कर सकते। चूज द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब, प्लीज डैश द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, जब आप रूम छोड़ रहे हो तो क्या करना है, लाइट को क्या करना है, तो टू टर्न आउट द लाइट मीन्स टू स्विच ऑफ देम, टर्न आउट, ठीक है, टर्न आउट मीन्स स्विच ऑफ, यहाँ पे टर्न आउट इज करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लाइट बंद करने के लिए। वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड वाज सब टाइटल, इसका सब टाइटल क्या है, तो ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। यहाँ से पैसेज स्टार्ट हो गया है, अब मैं यहीं पे क्लास को एंड करती हूँ। देखिए उसके बाद आप देखोगे 119 से लेके 125, ठीक है। गला दर्द करने लगा, यहीं पे क्लास एंड करती हूँ। इतना क्वेश्चन कराया, ज़्यादा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, हर एक क्वेश्चन को पर क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसी वजह से क्लास लेंदी हो गई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना लाइक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।